नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के अंक में हम बात करेंगे मानहानि का मसला। इसी महीने देश की सर्वोच्च अदालत ने आपराधिक मानहानि के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिकाओं में दर्ज दलीलों को तवज्जो नहीं दी। यानी आपराधिक मानहानि के प्रावधान हमारे कानून में बरकरार रहेंगे। आमतौर पर अपने देश में मानहानि के दो तरह के मामले सामने आते हैं। पहला मामला तो वो जिसमें एक राजनीतिक समूह या कोई व्यक्ति अपने विरोधी के बयानों से नाराज होकर कोर्ट जाता है और मानहानि का दावा करता है। दोनों तरफ अच्छे और महंगे वकील होते हैं, इसलिए अमूमन ऐसे मामले लंबे समय तक चलते रहते हैं। अभी तक ऐसे मामलों में किसी नेता के कन्विक्ट होने की खबर कम ही सुनी गई है। दूसरा मामला मीडिया का होता है, जिसमें कोई कॉर्पोरेट, राजनीतिक व्यक्ति या उच्चाधिकारी किसी मीडिया संगठन, पत्रकार या संपादक के खिलाफ किसी लेख के प्रकाशन या प्रसारण को आधार बनाकर मानहानि का मुकदमा दायर करता है। ऐसे अनेक मामले बरसों से लंबित हैं। हाल के कुछ वर्षों में अमूमन देखा गया है कि कानूनी प्रक्रिया के इतर मानहानि के ये मामले मीडिया या पत्रकार को उसके दायित्व निर्वाह या उसे जनहित में काम करने के नैसर्गिक अधिकार से वंचित करने का हथकंडा बन जाते हैं। आपराधिक मानहानि के प्रावधानों के मीडिया पर पड़ने वाले असर के ऐसे ही कुछ पहलुओं पर आज हम बात करेंगे मीडिया मंथन में। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए चार खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं संजय हेगड़े, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता। हमारे साथ हैं मनीष छिब्बर, ब्यूरो चीफ इंडियन एक्सप्रेस। हमारे साथ हैं शेखर अय्यर, डेक्कन हेराल्ड के पॉलिटिकल एडिटर, और साथ में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के रिसर्चर नकुल नायक। आप चारों लोगों का स्टूडियो में इस विषय पर चर्चा के लिए स्वागत है। शुरुआत हम संजय हेगड़े आपसे करते हैं, क्योंकि हाल का फैसला है और ये सही है कि ये फैसला कानूनी मसलों पर एक तरह से दोबारा मुहर लगाई गई है। जो प्रावधान है आईपीसी में 499 है, 500 है, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि कानून के हिसाब से और कानून से बाहर बहुत सारी गतिविधियां जो समाज में होती रहती हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच से जुड़ी हुई हैं, सब पर इस फैसले का प्रभाव और इसका इम्प्लीकेशन कैसे आप समराइज करेंगे, अगर हम अपने दर्शकों के लिए ये बात आपसे समझना चाहें। देखिए, ये प्रावधान तो 150 साल से चला आ रहा है, क्योंकि 1860 में जब आईपीसी बना था तब से ये प्रावधान है। सवाल ये था कि संविधान के आने के बाद क्या ये संवैधानिक है या नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर ये एब्सोल्यूट है नहीं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, डेफेमेशन उसमें संविधान में ही है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में। तब 60-70 साल के बाद एक ये चैलेंज आया था। सुब्रमण्यम स्वामी, राहुल गांधी, केजरीवाल, राजदीप सरदेसाई, नकीरन गोपाल, बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे ये कहने के लिए कि ये जो प्रावधान है, भले ही पहले ये संवैधानिक हो, पर इसका उपयोग ऐसा किया गया है कि अब असंवैधानिक मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सारे मामलों को सुनने के बाद अभी इस नतीजे पे पहुंचा है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो इसमें अब्यूज़ होता है, पर फिर भी ये जो प्रावधान है वो संवैधानिक है। और जैसे आज के तारीख पे जो संविधान है उसमें, क्योंकि डेफेमेशन भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, कोर्ट इस मामले में और दखलंदाजी नहीं करेगी। लेकिन संजय, माफ कीजिएगा संक्षेप के लिए, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर ये सिविल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन, इन दोनों के बीच जो एक फ़र्क है, और बारीक फ़र्क नहीं है, बहुत मोटा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है, इनको कैसे आप देखते हैं, खासकर मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझना चाहें, या लेखन के या देखिए, बहुत सारे देशों में क्रिमिनल डिफेमेशन अभी है नहीं। क्रिमिनल डिफेमेशन को हटाया गया है, क्योंकि क्रिमिनल डिफेमेशन में होता क्या है, अगर आदमी हार जाता है तो वो जेल चला जाता है। सिविल डिफेमेशन में होता है कि अगर वो हार जाता है उसे पैसे देने पड़ते हैं, कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। तो किसी को कुछ कहने पर जेल में बंद करना, वो किस हद तक संवैधानिक है और किस हद तक जायज़ है, वो हर समाज को हर वक्त देखना पड़ेगा। हमें लगता है कि मीडिया पर आने से पहले हम एक और सवाल पर सफाई ले लें आपसे, कि जो अनुच्छेद 19 है हमारे संविधान का,
उसमें 19(2) के बारे में अगर हम जानना चाहें, उसमें 9 रिस्ट्रिक्शंस हैं कि भाई ये आपको देखना होगा। अभिव्यक्त की आज़ादी तो ठीक है, लेकिन ये जो प्रावधान है, इस प्रावधान में कुछ चीज़ें हैं जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम ये समझना चाहते हैं कि क्या संविधान में अगर क्रिमिनल डिफेमेशन का क्लियर कट कोई प्रोविज़न नहीं है तो ये आया कहाँ से? देखिए, और इसकी व्याख्या नहीं, कैसे नहीं, आप नहीं, करेंगे? नहीं। क्रिमिनल डेफेमेशन संविधान से पहले आया था जी, और जब संविधान बनी थी तब उन्होंने डेफेमेशन के बारे में उधर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में डाल दिया था प्रावधान। उन्होंने ये नहीं कहा था कि सिविल डेफेमेशन जायज है, क्रिमिनल डेफेमेशन नाजायज है। आई थिंक डिफेमेशन तो डेफेमेशन केवल ये पूरा शब्द वहां डाल जी, के जी, रखे जी, थे जी। और इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के तहत कोर्ट ये मान के चली है कि क्रिमिनल डिफेमेशन भी जायज है। नकुल नायक, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्योंकि 2 मीडिया के प्रमुख पत्रकार, मीडिया से जुड़े पत्रकार बैठे हैं हमारे साथ, हम इनके साथ आएंगे, लेकिन उसके पहले हम ये समझना चाहते हैं, आपने इस विषय पर काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी आपने इस पर इसके तमाम पहलुओं को देखा है। भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो स्तर है, भारत में मीडिया की आज़ादी का जो स्तर है, बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शंस अघोषित हैं, हमारे यहाँ सेल्फ सेंसरशिप एक नई प्रक्रिया, एक नया फेनामेना देखा जा रहा है, कारपोरेट से लेकर के, क्योंकि मीडिया का स्वयं ही कारपोरेटाइजेशन हुआ है आज के दौर में। पावरफुल एलिट्स जो हैं, उनका जो वर्चस्व समाज में बढ़ा है, अपने आप बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, सिविल सोसाइटी हो, किसान हो, मजदूर हो, कि उनकी बातें मीडिया में नहीं आती हैं और मीडिया में सिर्फ कुछ बड़े लोगों की ज़्यादा बातें ज़्यादा प्रभाव के साथ आती हैं। ऐसे में यह जो फैसला है, यह जो प्रावधान हैं दोनों, कैसे आप देखते हैं? क्या इनका असर मीडिया पर, अभिव्यक्त की आज़ादी पर पड़ता है? तो उसका किस तरह का असर पड़ता है? तो सबसे पहले तो देखा जाए तो मीडिया का मतलब ही काफ़ी बड़ा हो गया है पिछले 10 सालों से, जब से इंटरनेट आई है। तो अगर हम मीडिया को देखेंगे तो बस प्रेस या जर्नलिस्ट ही नहीं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी होते हैं, ब्लॉगर्स भी होते हैं, जो लोग फेसबुक या ट्विटर में बात करते हैं, वो लोग भी मीडिया कह सकते हैं उनको। तो उन पे वो आम आदमी होता है, तो उन पे जब क्रिमिनल डेफेमेशन या सिविल डेफेमेशन के जो सूट्स लगाए जाते हैं तो उनके पास उतने पैसे नहीं होते कोर्ट जाने के लिए सबसे पहले, या लॉयर्स, बड़े बड़े वकील को हायर करने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहता है। और फिर अगर कोई क्रिमिनल डेफेमेशन का केस भी होता है तो 10 से 20 साल लंबा हो सकता है। और तो ऑब्वियसली इस तरह देखा जाए तो उनके लिए जितना टाइम और जितना पैसे निकलता है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है उन पे, मानसिक तनाव भी। हाँ जी, लेकिन और लिखने से डरना भी कि आप आगे इस तरह की चीज़ें न लिखा कीजिए। लिखने से डरना, उसे चिलिंग इफेक्ट बोलते हैं लॉ में। तो उसमें जब आम आदमी लिख नहीं पाता है, लेकिन बड़े बड़े प्रेस वाले या बड़े बड़े कॉरपोरेशंस, उनके पास पैसे होते हैं, तो वो अपना व्यू बोल सकते हैं प्रेस में, लेकिन छोटे छोटे आम आदमी अपना ओपिनियन नहीं दे सकते। तो उसके वजह से जैसे हम देख लेकिन नकुल हमने जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि इस जजमेंट में ये भी कहा गया है कि इसका चिलिंग इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, ये जजेस ने देखा, जजमेंट में लिखा ही नहीं है कि चिलिंग इफेक्ट का कुछ असर होता है क्रिमिनल डेफेमेशन पे। और ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म हो सकता है जजमेंट का कि राइट टू रेप्यूटेशन तो देखा गया है आर्टिकल 21 में, लेकिन ये नहीं देखा गया कि आर्टिकल 21 का असर क्या हो सकता है आर्टिकल 19 पे। तो उसमें बस एक लाइन लिखा है जजमेंट में कि चिलिंग इफेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ एनालिसिस नहीं दिया है कि चिलिंग इफेक्ट कैसे नहीं हो सकता है। मनीष शिब्बर, मैं आप से ये समझना चाहता हूँ कि देश के बहुत सारे बड़े पत्रकार, बहुत सारे संपादक अतीत में भी, हाल के दिनों में भी डिफेमेशन के मामलों से घिरे रहे, उनसे परेशान रहे। दिवंगत विनोद मेहता ने तो अपनी किताब एडिटर अनप्लग्ड में पूरा एक चैप्टर ही लिखा हुआ है, खासकर देश के एक बहुत बड़ी कंपनी, एक बहुत बड़ा औद्योगिक समूह और उनके मतलब आउटलुक के बीच जो एक बड़ा टकराव का मुद्दा आया, उस पर पूरा उन्होंने एक पूरी कहानी ही अपनी किताब में लिखी है। हम आपसे ये समझना चाहते हैं, जो इशू 2011 का था उनका, और बहुत लंबे समय तक जारी रहा, और संभवतः अभी क्या स्थिति है मैं नहीं जानता, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं आपसे कि क्या आज के दौर में
जो मीडिया है, जो अभिव्यक्त की आज़ादी का एक बड़ा क्षेत्र है, जो जहाँ लोग अपनी बात को कहते हैं और वो लोगों की बात अपनी ओर से कहते हैं, तो ये कितना प्रभावित होता है इस सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से? हालांकि ये फैसला कोई नया नहीं है, बल्कि जो चीज़ें पहले हैं उनको एक तरह से उस पर मुहर लगाई गई है। देखिए, सबसे पहले तो ये मान के चलते हैं कि ये जो फैसला है, ये बहुत बड़ा इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो कॉरपोरेट्स को मिलेगा, नेताओं को मिलेगा और मीडिया के खिलाफ मिलेगा। जब आप किसी बात को अगर हम लिखना चाहते हैं और सबूत के साथ लिखना चाहते हैं तो क्रिमिनल डिफेमेशन हमारे पे डाल दिया जाता है। और सिर्फ दिल्ली में नहीं, अगर मैं दिल्ली में बैठ के लिख रहा हूँ तो वो नेता हज़ारीबाग में एक केस कर रहा है, एक केस असम में एक कॉरपोरेट ग्रुप था जो अभी फिर सुर्खियों में है। उनके बारे में मशहूर है कि वो कुछ छपने के पहले, छपने के बाद पहले लीगल नोटिस भेजते थे और फिर 4 जगह केस करवाते थे एक आर्टिकल पे। अब और सब कुछ तथ्यों पे बेस्ड होता था। अब एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जैसे हम हैं, अभी हमने पनामा पेपर्स किए, जब हम उसमें अपना ड्यू डिलीजेंस कर रहे थे, अब हम लोग तो गलत लिखेंगे नहीं क्योंकि छपना है, वो रिकॉर्ड है। तो जब ड्यू डिलीजेंस कर रहे थे, जिन जिन लोगों से हमने बात की उनके कमेंट्स के लिए, कमेंट्स तो बाद में आए, लीगल नोटिस पहले आ रहे हैं कि अगर आप छापेंगे हम आप पे केस करेंगे और करेंगे भी। अब मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में इस बात को अनदेखा कर दिया कि इट इज़ नॉट जस्ट समबडीज रेपुटेशन। अगर मेरे को सच लिखने पे इतनी बड़ी, देखिए हिंदुस्तान में केस लड़ना भी सबसे बड़ी एक आपके लिए सज़ा है, क्योंकि आप जुडिशल सिस्टम आपने देखा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट है वो डिसाइड करेगा कि केस बनता है या नहीं बनता है, और वो सतर्कता बरते, वो सावधानी बरते। अब हमारे जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स जो कुछ बात किसी नेता को कुछ कहने पे एक नोटिस इशू कर देते हैं, किसी एडवर्टाइजमेंट में किसी को अपीयर होने के लिए नोटिस इशू करते, वो कितनी सतर्कता बरतेंगे, इसमें तो मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ज़्यादा जवाब दे सकते हैं। शेखर, आप कैसे समराइज करेंगे? क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप स्वयं मानहानि के मुद्दे, यानी मानहानि के एक मामले में स्वयं आप एक विक्टिम तो अभी नहीं कहेंगे, लेकिन आप उस हैरेसमेंट से गुजरे हैं, उस दौर से। आप पर भी आरोप लगा था एक जर्नलिस्ट के तौर पे, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक बात यह है कि क्या डेमोक्रेसी, जब इंडिया अपने आप को एक लिबरल डेमोक्रेसी मानती है, क्या ये कानून हमारे ये में रहना चाहिए? जब बाकी जो अपने आप को लिबरल डेमोक्रेसी कहती है, ये कानून बिल्कुल नहीं है। लेकिन दूसरी बात क्या है, ज्यादातर मुल्कों में नहीं है, बिल्कुल में नहीं है। दूसरी बात, जो आज के जो प्रैक्टिसेस जो रहे हैं मीडिया के, जिसके वजह से मुझे लगता है कि जो बहस कोर्ट के अंदर भी हुआ, जो मीडिया के पक्ष में जो चीज़ें जाने चाहिए थी वो जा नहीं पाए। उसका कारण अधिकांश, देखिए मैं नहीं मानता हूँ कि ये कानून 150 साल से है, लेकिन वो कभी अच्छे जर्नलिज्म को रोका नहीं। लेकिन ये भी बात सच है, जैसे चिब्बर जी कह रहे थे, कि जो पावरफुल ताकतें हैं वो इस कानून को दुरुपयोग करके मुंह बंद करने के लिए, कलम बंद करने के लिए कोशिश किए। लेकिन साथ साथ जो आज की जो परिस्थिति हम जो सुन रहे हैं कि कई राज्यों में जो छोटे छोटे अपने आप पत्रकार कह के, ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन कह के जो ट्रेंड्स और ये देख रहे हैं कि कुछ भी छाप दो, अधिकांश जो केसेस है वो बयानबाजी को लेकर है कि हमने कुछ कह दिया उनके खिलाफ, बस छप गया। लेकिन आउटलुक की केस में, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आउटलुक की केस में मैं किसी मैगजीन, किसी मीडिया समूह, किसी बड़े संपादक को यहाँ पर उसके बचाव के लिए नहीं हूँ, लेकिन मैं एक समझना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक मैगजीन ने छापा कि एक बड़ी कंपनी जो भारत सरकार की थी उसका टेक ओवर हुआ, उसकी बहुत सारी ज़मीन थी, उस ज़मीन को एक प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनी को वो ट्रांसफ़र हो गई ज़मीन, उस पर सवाल उठाया था। और इसी मुद्दे पर उस बड़ी कंपनी ने मैगजीन के खिलाफ, मैगजीन के संपादक के खिलाफ, रिपोर्टर के खिलाफ, सबके खिलाफ मानहानि कर दिया कि इससे हमारी मानहानि हो रही है। वही है कि ये तो ऐसे जेन्युइन, नहीं जेन्युइन, यही तो कह रहा हूँ कि ये एक हथियार है जो मीडिया, क्योंकि ये प्योरली जर्नलिज्म का मामला है, इसमें कहीं कोई कीचड़ नहीं उछाला गया है, कहीं कोई कालिख नहीं पोती गई है। शुद्ध रूप से जो सरकारी दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, उसके आधार पर उसने पेश कर दिया है। बिल्कुल ऐसी ये हथियार है, ये जब तक कानून में रहेगा ये हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा जी। और इसको ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की से बेनिफिट ही होगा।
लेकिन साथ साथ ये अगर बहस आगे बढ़ना है, मैं नहीं मानता हूं कि ये फाइनल हो गया मामला, क्यों अगर बहस आगे बढ़ना है तो ये पत्रकारों को भी सोचना है, मीडिया हाउसेस को भी सोचना है कि क्योंकि आजकल अधिकांश जो केसेस आ रहे हैं ये बयानबाजी को लेकर है। वो नेता कितना भी बड़ा नेता हो, वो कह देता है, टीआरपी के लिए चला देते हैं। जैसे देखिए आज ये देखिए गांधी परिवार, गांधी नेहरू परिवार, वो उनके खिलाफ जितना आज भी सोशल मीडिया में चल रहा है, कितना सच है कितना ये, आज भी पंडित नेहरू जी को नहीं छोड़ रहे। तो इस तरह की, और दूसरी ये जो ट्रेंड आ गया ट्रोलिंग, ट्रोलिंग क्या है? ट्रोलिंग आप जो मर्जी जिसके खिलाफ कहना है बस आप सोशल मीडिया में लगा दो जी। और फिर वो, और इसका जो मेंटल प्रेशर भी पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि अगर ये बहस जारी रहेगा तो ये अपने हर पत्रकार और हर मीडिया हाउसेस को भी सोचना होगा। मुझे लगता है शेखर ने कई सवाल उठाने की कोशिश की है और हम एक अंतराल के बाद जब लौटेंगे तो अपने चारों मेहमानों से इसी पहलू पर बात करेंगे कि आज के दौर में मीडिया से भी ऐसा कुछ बहुत हो रहा है जो आम जनता को, सिविल सोसाइटी में बड़े तबके ऐसे हैं, हिस्से हैं जिनको, और स्वयं पॉलिटिशियंस या इंडस्ट्री, किसी सेक्शन को अगर देखा जाए तो हर सेक्शन में सवाल भी उठते हैं मीडिया पर। मीडिया ट्रायल इसमें एक बड़ा पहलू है। तो मीडिया ट्रायल बनाम मानहानि के अगर रिश्तों को देखा जाए, दोनों के बरक्स अगर चीज़ों को देखा जाए तो क्या बहस होनी चाहिए और किस तरह से सोचा जाना चाहिए, क्या दिशा बनती है संवाद की, हम इन पहलुओं पर बात करेंगे एक अंतराल के बाद। मीडिया मंथन की आज की चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मानहानि के जो कानून हैं उनका हमारे मीडिया पर, अभिव्यक्त की आज़ादी पर, कोई भी किसी भी तरह की आज़ादी लेखक की हो, चाहे वो एक लेखक हो, नॉवेलिस्ट हो या एक फिक्शन राइटर हो या एक पत्रकार संपादक हो या ब्रॉडकास्टर हो, उनके जो दायित्व हैं, सामाजिक दायित्व, जो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए जो सोचते हैं, उनकी अभिव्यक्ति पर क्या अंकुश लगाता है, अगर अंकुश लगाता है तो क्या रास्ता होना चाहिए, खासकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद की परिस्थितियों पर हम जानना चाहते हैं। संजय जी, हम ये मानते हैं कि जो हमारा समाज है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हमारा है वो यूरोप के जो डेवलप्ड पावरफुल जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं या जहाँ डेमोक्रेसी बहुत मजबूत है, जहाँ एक ट्रेडिशन है, उसकी तरह नहीं है। अभी भी कुल मिलाकर हम अगर गांव में देखा जाए, कस्बों में देखा जाए तो एक फ्यूडल सिस्टम बरकरार है। ऐसे समाज में जहाँ हम लगातार विकास की प्रक्रिया की तरफ जा रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि एक पुलिस का आदमी या एक मैजिस्ट्रेट क्या वाकई इस तरह के मामलों को जब लाया जाता है, जब आरोप लगाया जाता है, थोपे जाते हैं मामले किसी पर, तो न्याय कर पाएगा पड़ताल की प्रक्रिया में? क्या एक नए ढंग के सिस्टम की ज़रूरत नहीं है जिससे कि पड़ताल हो सके और गैर वाजिब जो अनावश्यक जो इस तरह के मसले हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल हैरेसमेंट के लिए सामने आ रहे हैं, उनको रोका जाए? देखिए, इस सवाल पर और बहस होनी चाहिए, और सिर्फ अदालत में क्यों। मैं ये मानता हूँ कि पार्लियामेंट में वापस बहस होनी चाहिए, क्योंकि इसी मामले में देखिएगा सुब्रमण्यम स्वामी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तीनों अलग अलग तीनों अलग अलग दल के सारे यही सुप्रीम कोर्ट आके क्यों कह रहे हैं कि साहब इस प्रावधान को हटाइए। आप पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं? पार्लियामेंट में एक दिन बहस तो होना ही चाहिए कि हम कैसे समाज चलाना चाहते हैं। अगर हम आज़ाद देश है, आज़ाद आदमी है, तो हमारे बोलने की आज़ादी पर कैसे पाबंदी रहनी चाहिए? क्या बोलने पर कोई किसी को जेल भेजा जा सकता है? इस पर तो बहस होनी चाहिए। और आप हर चीज़ को कोर्ट में क्यों लाते हो जब आपके पास क्षमता है, पावर तो पार्लियामेंट के पास है। जो पार्लियामेंट कानून बनाती है, कानून वापस भी ले सकती है। मनीष, मैं ये समझना चाहता हूँ कि दुनिया के अगर इतिहास को देखा जाए, खासकर लिटरेरी हिस्ट्री को देखा जाए, तो अगर इस तरह के कानून उन देशों में होते तो लिटरेरी अगर हिस्ट्री को उठाकर हम देखें तो बहुत सारे लिटरेरी क्रिएशंस, बहुत सारे नॉवेल्स, बहुत सारी खूबसूरत कहानियाँ, बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज़ तो आती ही नहीं। खासकर आप यूके को देख लीजिए, आप इवन रशिया में देख लीजिए, आई मीन फ्रांस में देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ लिखी गई हैं, बहुत सारी ऐसी आत्मकथाएँ लिखी गई हैं कि हर दूसरा आदमी अगर भारत में देखा जाए, अगर वो यहाँ होती तो एक मुकदमा कर देता उस लेखक के खिलाफ। तो क्या हम कहीं ना कहीं क्रिएटिव जो फ्रीडम है उसके बारे में न सोचकर हम सिर्फ कानूनी पेचीदगियों पर बात कर रहे हैं? हम इसको एक बड़े फलक पर नहीं देख रहे हैं?
देखिए, मेरा तो ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कानूनी पेचीदगियां भी पूरी तरह उनके सामने रखी नहीं गई या उन्होंने नज़रअंदाज कर दी। ये अभी इशू मुझे लगता है क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि सबसे पहले तो अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं, जैसे जो सारे पिटिशनर्स थे, आप पब्लिक लाइफ में अगर कल को मैं अभिनेता या नेता बनता हूँ, आई ओपन माई सेल्फ टू, मेरे फिर कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है। इट इज़ ऑलवेज ओपन टू एनीबडी कैन स्क्रूटनाइज इट। जनता को हक है ये जानने का कि किसी नेता का किसी विषय पे क्या विचार है। लेकिन मनीष, ये एक बड़ा सवाल उठाया संजय ने कि ये मामला कानून के फोरम पे गया, 3 अलग अलग धाराओं के बड़े पॉलिटिशियंस के जरिए गया, लेकिन पार्लियामेंट में इस मसले पर एक व्यापक समग्र बहस की जो जरूरत है, पॉलिटिशियंस के बीच में, राजनीतिक दलों के बीच में जो एक कंसेंसस बन सकती है इस मुद्दे पर, वो लैक करती है। लेकिन क्या हम यही सवाल आपसे घुमाकर नहीं पूछ सकते कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, यहाँ पर जर्नलिस्ट यूनियंस हैं, यहाँ पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो मीडिया का जो तबका है, मीडिया का जो हिस्सा है, वो कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है इस विमर्श में, इस डिस्कोर्स में वो कहाँ खड़ा है? देखिए, आज की डेट में अब प्रेस काउंसिल या आपने कहा एडिटर्स गिल्ड है, उनसे क्या तवक्को रखेंगे जब आज एक बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट है। आधा मीडिया तो पूरी तरह नतमस्तक है सरकार के आगे, बाकी आधा जो 1-2 को छोड़ दीजिए, वो कुछ लिखने को तैयार नहीं है। तो इनसे बहुत ज़्यादा तवक्को रखनी नहीं, हर आदमी अपने लिए लड़ रहा है। लेकिन मैं फिर ये बात कहना चाहूँगा, आपने कहा कि पार्लियामेंटेरियंस क्यों कानून में बदलाव नहीं करते। वो करेंगे, तब करेंगे जब उनको सूट करता है, वो इसलिए नहीं करेंगे कि देश की जनता ये चाहती है। नकुल, आखिर आप एक रिसर्चर के तौर पे, एक विद्यार्थी के तौर पे कानून के जब देखते हैं, तो मीडिया पर जो एक प्रोफेशनल हैरेसमेंट का खतरा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या सोल्यूशन है, रास्ता क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो फलक है, उसको व्यापक करने, उसको और एक्सपेंड करने का क्या तरीका हो सकता है? इसमें तो 2 चीज़ है सर। एक तो ये है कि मीडिया रेगुलेशंस और रेगुलेशंस ऑन मीडिया ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस भी है उसके ऊपर, एडिटर्स गिल्ड, प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये काफ़ी लॉज तो है वैसे अभी इंडिया में। लेकिन वो लॉज ये नहीं बोलना चाहिए कि क्रिमिनल डेफेमेशन या क्रिमिनलाइज कर सकते किसी को अगर वो कुछ करेंगे जिस तरह से वो रेगुलेशंस फ्लाउट हो या वो रेगुलेशंस के खिलाफ जा रहे हो। और दूसरी बात यह है कि क्रिमिनल डेफेमेशन एक दूसरा लॉ है, वो आईपीसी में है, उससे कोई जेल जा सकता है अगर वो टीवी पे या न्यूज़पेपर पे कुछ बोले किसी के रेपुटेशन के खिलाफ। तो 2 चीज़ें कर सकते हैं, एक तो क्रिमिनल डेफेमेशन ही निकाल सकते हैं स्टैट्यूट बुक से, और दूसरी ओर हम रेगुलेशंस को और टाइट कर सकते हैं, जिस तरह की मीडिया ट्रायल या मीडिया रेगुलेशंस हो। क्योंकि लेकिन आपको क्या ये लगता नहीं कि कानूनी तौर पर बहुत सारे फैसले, बहुत सारा जो डिस्कोर्स है, इसलिए भी एक बहुत ही उसमें कंसिस्टेंसी कई बार विमर्श में नहीं होती? तो क्या ये जो हमारा आम समाज में जो ये जो डिस्कोर्स का लेवल है, वो कहीं ना कहीं हमारी पूरी प्रक्रिया को, जो उन्नत स्तर की प्रक्रिया है, हायर लेवल पर जो डिस्कोर्स है, उसको प्रभावित कर रहा है? क्या आपको लगता है? हो सकता है सर, ये नीचे से भी ऊपर जा रहा है, ऊपर से भी नीचे जा रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि जैसे सेक्शन 499 में ये लिखा है कि अगर तुम मीडिया हाउस हो और तुमने सच बोला है, लेकिन अगर सच पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है जी, तो भी वो क्रिमिनल डेफेमेशन हो सकता है ना। राइट। तो उसका ये प्रभाव है कि मीडिया अपना फंक्शन नहीं निभा पा रहा है, फर्ज नहीं निभा पा रहा है, क्योंकि अगर सच भी बोले तो भी उसको क्रिमिनलाइज कर सकता है। शेखर अय्यर, आप जो बात उठाने की कोशिश कर रहे थे, मैं आपसे बिल्कुल साफ शब्दों में सुनना चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोग जो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर, मीडिया की अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर भी संजीदा हैं, लेकिन वो लोग भी, जिस ट्रेंड की चर्चा अभी आपने की, वो भी मीडिया में जो एक अजीब तरह का ट्रेंड आया है, जिसको अगर हम संगठित रूप से उस प्रक्रिया को देखें तो मीडिया ट्रायल के रूप में सामने आती है। कोई चैनल, कोई अखबार खुलेआम किसी के खिलाफ अभियान चला सकता है, खासकर तब जब वो समाज का बहुत पावरफुल एलीट ना हो, अगर वो सत्ता संरचना का हिस्सा ना हो, और सत्ता संरचना में भी कहीं हो तो बहुत महत्वपूर्ण ना हो। तो ऐसे लोगों को एक साफ टारगेट देख करके निशाना बनाया जा रहा है। ये भी
कई बार तो आम लोगों को, उमा खुराना की केस में दिल्ली में देखा लोगों ने, टेलीविज़न चैनल ने कैसे एक अध्यापिका के बारे में किस तरह की रिपोर्टिंग की, वो हम सब जानते हैं। हम ये समझना चाहते हैं क्या ये जो ट्रेंड है मीडिया में, मीडिया ट्रायल का जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, क्या यह भी मीडिया की जो फ्रीडम की एक तमन्ना है, बड़े स्तर की, बड़ा एक्सपेंड हो उसका दायरा, उसको रोक रहा है, उसको कहीं ना कहीं वो स्वयं उसके दुश्मन के तौर पे खड़ा हो गया है? बिल्कुल, देखिए मीडिया का अगर कोई अपने आप के लिए डिफेंस है तो अपना काम है। अगर आपके काम में इस तरह जो आपने जो टेंडेंसीज आपने बताया, तो फिर हम अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे। और इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में भी एक मैं कहता हूँ एक विंडो है। वो विंडो ये है, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को ये कहा है कि जब, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के सामने ही आता है ये केसेस, उस समय आप ये जरूर देखिए कि केवल आलोचना करना ही डिफेमेशन मत सोचिए, कि केवल किसी ने किसी के खिलाफ कुछ बोल दिया या लिख दिया उसी को भी आप डिफेमेशन ले लेंगे, वो सही बात नहीं है। तो मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये मालूम है कि इसका दुरुपयोग होता है और कई चीजें हो रहा है। तो हमारे लिए, जर्नलिस्टों के लिए ये जरूरी है, क्योंकि जब भी हम कुछ करते हैं हम ये कहते हैं ये पब्लिक गुड के लिए, कि लोगों के लिए है, लोगों के इंटरेस्ट में है। तो हर काम में, हर हमारे जो जर्नलिस्टिक काम है, हमें और सतर्क रहना है कि कहीं हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि केवल और कोई कारण से कर रहे हैं जो पब्लिक गुड के अलावा। लेकिन मनीष, हमने देखा यह है कि जो हैरेसमेंट के शिकार सबसे ज़्यादा हो रहे हैं वे लोग हैं जो जेन्युइनली जर्नलिज्म करते रहे, या अपने अच्छे काम या अपने अच्छे लेखन के कारण जो हरेस किए गए। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं अनेक, मैं सिर्फ विनोद मेहता की बात नहीं कर रहा हूं। आप देखिए चेन्नई में जब सिद्धार्थ वरदराजन वहां हिंदू के एडिटर थे, उस समय से बहुत सारी केसेज उनका आज भी पीछा कर रही हैं जबकि वो हिंदू के साथ नहीं है। ऐसे अनेक जर्नलिस्ट हैं चेन्नई में जिन पर एक से एक मामले लंबित हैं, और वे ज़्यादातर जनता के सवाल हैं, समाज के सवाल हैं। देखिए, एक तो ये साफ है कि ये जो राजनेता अभी सुप्रीम कोर्ट भी गए, ये अभी एक नया फिनोमिना है कि राजनेताओं ने एक दूसरे पे केसेस करना शुरू करिए। अभी तक तो ये लोग क्या कर रहे थे कि सब इकट्ठा होके मीडिया के खिलाफ केसेस कर रहे थे। लेकिन मैं आपके केवल नेता ही नहीं थे, कॉर्पोरेट भी है, बहुत सारे कॉर्पोरेट, इवन ब्यूरोक्रेट्स ने कई केसेस कराई हैं। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि जो आपने पहला सवाल किया ना कि क्या मीडिया को मंथन करने की जरूरत है, आत्म मंथन, मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है। मैं ट्रिब्यून में था, हमारे खिलाफ एक एसपी ने 20 लोगों के ट्रिब्यून में केस कर दिया, क्रिमिनल डेफेमेशन, जिसमें से 6 लोग उससे 5 साल पहले रिटायर हो चुके थे न्यूज लगने से पहले। उसने ट्रिब्यून का जो हमारा फोन लिस्ट था वो उठाया, टॉप के 20 लोगों का नाम लिया, सबको। तो मेरा ये कहना है कि ये जो पावरफुल है उसके हाथ में ये टूल है। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को अच्छी तरह डील नहीं किया। मैं समझता हूं कि इस विषय पर एक व्यापक बहस की जरूरत है। चारों लोगों ने आज की चर्चा में बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, और मेरा मानना है कि जो आप ही लोगों ने कहा उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये बहस सिर्फ मीडिया में नहीं, सिर्फ सियासतदानों में नहीं, सिविल सोसाइटी में ही सिर्फ नहीं, बल्कि समाज के तमाम जो तबके हैं सबके बीच जानी चाहिए कि किस तरह की लोकतांत्रिकता हम चाहते हैं, कैसा समाज चाहते हैं। कहीं ना कहीं समाज के स्तर पर, देश के स्तर पर, न्यायपालिका के स्तर पर, कार्यपालिका के स्तर पर, मैं समझता हूं कि इन बिंदुओं पर एक समग्र डायलॉग की ज़रूरत है, जिससे हम अपने लोकतंत्र को और मजबूत कर सकें, अभिव्यक्ति की आज़ादी का दायरा और बढ़ा सकें, जिम्मेदारी और जवाबदेही के एलिमेंट्स हम समाज में और मजबूत कर सकें। इन शब्दों के साथ आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।